आपको क्या लगता है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? दूसरी बात ये है कि सिविलियंस का केस मेरे ख्याल में ये अदालतें बनी हुई हैं सिविलियंस के केस के लिए 9 मई के मुलजमान का ट्रायल के लिए पेश होते रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा था? कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की तरह मिलिट्री की अदालतें होनी चाहिए और सिविलियंस का ट्रायल वहाँ पे होना चाहिए। पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है वो भी यही चाहते थे कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। ये प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं और ये यहाँ पे बगैर इजाज़त के बगैर परमिशन के कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता। सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। इल्ज़ाम ये है मुलजमान के ऊपर कि इन्होंने यहाँ पे आके बलवा किया है। फौजी अदालतों से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं? जिस तरह के हालात मैंने इस दफ़ा देखे हैं, अदालतों में ये होता है बात नहीं सुनी जाती, एक तरफा फैसले करते हैं। मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन किया होगा। बड़ी आराम से मुलाकात होती है और बड़े अच्छे माहौल में। अगर झूठा या सच्चा किसी के ऊपर हो उसने फेस तो करना है, मगर वहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ से बेहतर सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अवान और मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट फ़रूक बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स को जाके फेस भी करते हैं। मुलजमान की जानिब से ट्रायल इन्होंने फेस किया और जो मेन मुकदमा था 9 मई का, और उसमें हमने देखा उन फुटेजेस में कि एक मुलजम जो कि LED को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब्दुल हादी, उसके ये वकील हैं और इन्होंने जाके ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स को जाके डील किया, उस मुलजम की जानिब से उसको ट्रायल भी फेस किया इन्होंने। अच्छा, हम इनसे बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 85 मुलजमान की जानिब से 85 मुलजमान का मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस हैं उनका जो फैसला करने का हुक्म दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं, और ये इनसे ये भी जानेंगे कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया फ़रूक बाजवा साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे पहले जो है मिलिट्री आपका ट्रायल भी मुकम्मल कर लिए गए थे, फैसले जो है वो पेंडिंग कर दिए गए। आपको क्या लगता है कि सिविलियंस के ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? पहले तो मैं आपका जो आपने अभी कहा कि मुलजम जो LED तोड़ रहा है, वो LED तोड़ नहीं रहा, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो LED तोड़ रहा है। ठीक है, तो मैं वो आपकी बात ठीक है। हमने जो फुटेज में देखा है वो आप अपने क्लाइंट आप उसको जानते थे उस वक्त, ना कोई और जानता था। मैंने वहाँ पे मेरा केस ही ये था कि ये वो मुलजम नहीं है जो आज जिसको आपने इम्प्लिकेट किया इस केस में। दूसरी बात ये है कि सिविलियंस का केस मेरे ख्याल में ये अदालतें बनी हुई हैं सिविलियंस के केस के लिए, और हमारा मौक़िफ़ शुरू से यही रहा है कि आम जो पब्लिक है या सिविल लोग हैं उनका जो ट्रायल है वो सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। मगर ये ख्वाहिश हमारी नहीं थी, ना वकला की ये ख्वाहिश थी, ना ही PTI के वकला की ये ख्वाहिश थी, और ना ही ये मेरे ख्याल में किसी और बंदे की ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से उठ के तो आर्मी कोर्ट्स में जाके अपना ट्रायल करवाएं। मैं वापस आता हूँ, ये बता दी एक में मैं इस इधर पे आता हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि जब आप 9 मई के मुलजमान का ट्रायल के लिए पेश होते रहे, वहाँ का माहौल कैसा था? और वही मुलजम जो अब्दुल हादी जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है, आप उसी के वकील थे, तो क्या आपने बहस मुकम्मल कर ली थी, फैसला महफूज था? क्या उस मुलजम का भी फैसला सुनाया जाएगा? सारे मुलजमान का फ़ैसला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और अब उसका शेड्यूल बनेगा, उस बुलाएंगे। 3 वहाँ पे कोर्ट्स हैं, तीनों कोर्ट्स जो हैं वो मुलजमान को वहाँ पे तलब करके बैरक से, और बाकी हो सकता है उनके वकला को भी बुलाएं और उनके लवाहिकीन को भी उनकी मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाएं। मैं ये पहले भी बारहा ये कह चुका हूँ कि मिलिट्री के जो मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में होते हैं वो उनके अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर वो किसी को भी अटैच करते हैं किसी केस में, तो वो उनके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन होता है कि इसने आर्मी एक्ट की फ़लाँ प्रोविजन की जो है ना वो वायलेशन किया है या फ़लाँ जो ऑफेंस कमिट किया है। तो वहाँ पे जितने भी 85 जो एक्यूज़ पर्सन हैं वहाँ पे ट्रायल फेस किया जिन्होंने, और उनका ट्रायल कंप्लीट हो गया। ऑब्वियसली वहाँ पे समरी प्रोसीजर होता है और इन कैमरा सारी प्रोसीडिंग्स हैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और एप्लीकेशंस भी गई थी, तो उनको रोका गया था कि अभी इसकी जो है ना वो डिसीजन ना इसका दें। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है तो अब उसका शेड्यूल बनेगा और आ जाएंगे। जहाँ तक आपका वो सवाल था कि जो आर्मी की अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए या नहीं, तो ये ख्वाहिश मेरी नहीं थी। जो इस वक्त किसकी ख्वाहिश थी? ये जो म्यूज़िक फेस किया जा रहा है, जो बंदे म्यूज़िक फेस कर रहे हैं, जो मुलजमान इमरान खान साहब हैं, इस वक्त जनरल फैज़ साहब हैं, इमरान रियाज साहब भी आपको पता है इसका बाकायदा तबलीग करते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की तरह मिलिट्री की अदालतें होनी चाहिए और सिविलियंस का ट्रायल वहाँ पे होना चाहिए। ये उनकी ख्वाहिश पे सारा कुछ हो रहा है। यानी ये हम कह सकते हैं ये साबका हुकूमत जो कि बानी PTI की जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया था। बाकायदा तबलीग थी। आप TV प्रोग्राम्स देख लें, आपके नॉलेज में होगा, आप मीडिया पर्सन हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप जितने भी इनके वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स थे, सो कॉल्ड भी कह सकते हैं, कुछ इसमें थे, जैसे वो शहबाज गिल साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं जो ख़ुद को साफ़ी कहते हैं। इसके अलावा बाकी PTI की जो मेन लीडरशिप है वो भी यही चाहते थे कि मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए सिविलियंस का।
आप उस टाइम किन बुनियादों पर वो कह रहे थे? उस वक्त इन बुनियादों पे कह रहे थे कि वो मिलिट्री को अच्छा समझते थे। वो कहते थे मिलिट्री जो है अगर ना हो, यानी पाक फ़ौज ना हो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की बका जो है ख़तरे में है। तो आज जब बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मिलिट्री, मैं समझता हूँ अगर उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है तो उनकी अपनी बका जो ख़तरे में पड़ गई है। नहीं, हमने ये भी देखा ना 9 मई के कुछ वाक़यात हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आता हूँ यहाँ पर कि जनरल फैज़ हमीद जो कि DG ISIS साहब का, उनको चार्जशीट कर दिया गया है, उनको उसके बाद 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश भी कर लिया गया है। ये बताइएगा कि आम मुल्ज़मान को जब शामिल तफ्तीश किया जाता है अमूमन पुलिस के, तो FIR देने के बाद वो फिर गिरफ्तारी के बाद ज़िम्नियों में जाके, तो क्या फ़ौजी जो ट्रायल है उसके में और इसमें जो लोकल में, उसमें क्या फ़र्क क्या है? उसमें ये प्रोसीजर होता है कि जो अगर वो आर्मी एक्ट्स के तहत अगर समझते हैं कि कोई बंदा इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो वो जो मुतलका कोर्ट होती है जिसके पास ट्रायल चलता है, उसमें अटैचमेंट के लिए एप्लीकेशन आती है आर्मी की तरफ से। वो अटैचमेंट की एप्लीकेशन देते हैं कि ये हमारे साथ इसको अटैच किया जाए, इस एक्यूज़ को। वो फिर अपने तरीके से उसको इंटेरोगेट करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बाद में आता है। इंटेरोगेट करने के बाद फिर आगे सारी चीज़ें चलती हैं। जनरल फैज़ हमीद के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि बानी PTI के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको। तो यही नज़र आ रहा है, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अपेरेंटली तो ये चीज़ें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 9 मई के बड़े केसेस हैं जिसमें आप वकील हैं, साहब का यहाँ पर MNA है आली हमजा, उसके भी आप लॉयर रह चुकी हैं। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके लॉयर भी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, या गिरफ्तारी के बाद, चार्जशीट के बाद बानी PTI के बाद क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको अटैच करने के लिए वजह चाहिए कि क्या कोर कमांडर हाउस में होने वाली तोड़ फोड़, या किसी भी आर्मी की या स्टेट की ऐसी इमलाक जो पाक फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल थी, उनमें अगर कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं किसी की तरफ से एलिजिडली, या मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं, तो उसमें फिर वो अटैच करवा सकते हैं। उनके पास एक राइट है कि वो मांग सकते हैं। कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट उनको अटैच करने की इजाज़त दे या रिफ्यूज़ कर दे। वो कोर्ट, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा होगा किसी मुल्ज़म का, वो कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि उन्होंने वो अटैच करना है उस अक्यूज़ को वहाँ पे या नहीं करना। अच्छा, ये बताइएगा, सिविलियंस को किन बुनियादों पर जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत जो है देखा जाएगा या उनको सज़ा होगी? क्या सिविलियंस जो है जब मिलिट्री तनसीबात पर जब कोई एक्शन करेंगे या कोई जलाओ गिराओ करेंगे, इस हवाले से इनको लिया जाता है सिविलियंस को? वो कहते हैं जी कि ये नो गो एरिया है, ये प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं, और ये यहाँ पे बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं हमारे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। तो वहाँ पे जाने के एक बाकायदा एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है, जिस इजाज़त के बाद वहाँ पे जाया जा सकता है। तो इन्होंने वहाँ पे, उनका कहना है, इल्ज़ाम ये है मुल्ज़मान के ऊपर कि इन्होंने यहाँ पे आके बलवा किया है और जलाओ घराव किया है और फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्ज़मान का दिफा किया है, मगर मैं जब इस तरह की बात कोई करता हूँ तो तासुर ये लिया जाता है कि शायद मैं फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। फ़ौज की नुमाइंदगी मेरे से ज़्यादा वो लोग कर चुके हैं जो इस वक्त ये हालात फेस कर रहे हैं। मगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, हर वक्त हर बंदे को ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं फौजी अदालतों से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह के हालात मैंने इस दफ़ा देखे हैं फ़ौजी अदालतों में, जो मैंने पहले सुना था कि फ़ौजी अदालतों में ये होता है, बात नहीं सुनी जाती, वो एक तरफ़ा फ़ैसले करते हैं, डिफेंस का मौका नहीं देते, मेरा एक्सपीरियंस अदरवाइज़ था। मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन किया होगा कि मुझे, या तो मुझे ही बहुत अच्छा ट्रीट किया होगा कि मैं उनका कुछ लगता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें अपना केस प्लीड करने की इजाज़त दी थी, और हमने अपना डिफेंस भी वहाँ पे जो है ना वो पेश किया था। हर चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, हमारी सिविल अदालतों के जो फ़ैसले हैं जो बतौर अदालती नज़ीर हम पेश करते हैं प्रेसिडेंट्स, वो उनको, उनके ऊपर वो उनका रिलायंस भी है, वो यानी जिस पे हमने रिलाई किया वो उसके ऊपर वो उसको मानते हैं। कानून शहादत का वहाँ पे इतलाक़ होता है, टू सम एक्सटेंट CRPC का एप्लीकेबिलिटी है, आर्मी एक्ट है, वो सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे कानून, एक छोटा सा डिफरेंस है कि उनका सिर्फ एक एक्ट है, उसके तहत ही वो अदालतें चलती हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने तो एक रिक्वेस्ट भी की थी कि बेशक ये लोग जो हैं, अगर आप समझ भी लें कि ये इन्वॉल्व हैं, पहली तो बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस वकूए से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मॉब था और 2, 4, 5, 10 लोगों का 1000 लोगों को पहचानना जो है ना वो, और वो लोग जो किसी के वाक़िफ़ भी ना हों,
जो पहले से एक दूसरे को ना जानते उनको ऐसे इम्प्लिकेट करना जो है ना वो नेचुरल नहीं है। नहीं, यानी कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री की जानिब से जो मुलजमान को कस्टडी में लिया गया है, क्या बगैर सबूतों में उनको लिया गया है? वो उनके पास उनकी प्रेजेंस थी, मगर वो उन्होंने बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो कोशिश की है साबित करने की कि इनका कोई अमली वहाँ पे किरदार भी था। कितने लोग थे जब ये मिलिट्री ट्रायल चल रहा था और आप कितने मुलजमान की जानिब से पेश हो रहे हैं? मैं 2-3 मुलजमान थे, मगर मैंने सिर्फ ट्रायल कंप्लीट किया। बाज़ वजूहत की बिना पे मैं वहाँ पे, क्योंकि मेरा वहाँ पे रहता था उनके साथ कोई ना कोई झगड़ा, तो मैंने ख़ुद ही मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनके साथ कोई रिफ्ट क्रिएट करूं। फिर और वकील चले गए थे, मैं हादी की हद तक ट्रायल कंप्लीट करके आया हूं, बल्कि मैंने वहाँ पे ट्राई किया है और कोशिश की है साबित करने की कि ये बंदा वो नहीं है जिस जो आप कह रहे हैं कि ये टीवी तोड़ रहा है। ये मुझे बताइएगा कि कम से कम कितनी सज़ा होगी अगर आप? कम से कम मेरे ख्याल में 3 साल है, और उसके बाद 7 साल की कैटेगरी है, और उसके बाद 14 साल की कैटेगरी है। और मेरा ज़ाती व्यू है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये फ़ौज भी उनकी है, ये अदालतें भी उनकी हैं, और वो भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। उनकी अगर किसी की कोई गलती है भी तो फ़ौज की तरफ से एक जो है ना वो शफ़क़त वाला रवैया जो है ना वो रखा जाएगा। मैंने देखा है, तासुर मुझे ये मिला है। 1.5 साल तो हो गया उनको कस्टडी में? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल तो आपको पता है यहाँ पे हमारे मुकदमे का चलान नहीं आता, तो मुर्गी चोरी के केस में लोग 1.5 साल अंदर रह जाते हैं, तब कोई क्वेश्चन नहीं करता। बात एक जैसी है, वहाँ पे माहौल उनको थोड़ा सा डिफरेंट मिला हुआ है। अगर ये इन अदालतों में होते तो ये बहुत ज़्यादा ज़लील होते हैं। वहाँ पे आप मिलना चाहेंगे अगर किसी को तो चले जाएं जुमेरात वाले दिन। मैं वकील हूँ, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वो बड़ी आराम से मुलाकात होती है और बड़े अच्छे माहौल में। और ठीक है, इल्ज़ाम तो अगर झूठा या सच्चा किसी के ऊपर हो उसने फेस तो करना है, मगर वहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ से बेहतर सूरत हाल है। यानी कि आपको लगता है कि अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अगर वहाँ पे फैसले अनाउंस कर लिए थे, अपीलों का हक लाहौर हाई कोर्ट में या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? पहले तो अभी तो आर्मी का एक अपना प्रोसीजर है, पहले तो उधर जाएगी ना चीफ साहब के पास उनके जो हैं अपील, उसके बाद फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर इस तरह से चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस का जो केस है, इसमें आपने इसको भी देखा है, दूसरे केसेस को भी देखा है, कहीं ना कहीं पीटीआई की जो लीडरशिप है इसमें इन्वॉल्व थी? देखें, जब कोई सियासी पार्टी एजिटेशन करती है ना, तो उस वक्त वो सही और गलत की तमीज़ उसके पास नहीं होती। वो बेशक नून लीग है, पीटीआई है, या पीपल्स पार्टी है, या काफ लीग, जो भी पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, जब वो एहतजाज के लिए निकलते हैं तो वो मॉब को कंट्रोल करना किसी एक बंदे के इख्तियार में नहीं होता। उन्होंने सिर्फ प्रवोक करना होता है कि हम किसी अच्छी काज के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए निकले हैं। लोग प्रवोक होकर वहाँ पे जाके कुछ ऐसे इकदाम भी कर देते हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते, तो वहाँ पे उनकी पकड़ होती है। तो इस तरह की सूरत हाल हर जगह पे ही हो जाती है। ये देखें ना, एहतजाज करने के लिए क्या फ़ौजी तनसीबात ही उसी जगह को क्यों सिलेक्ट किया गया? ये कहा जा सकता है कि इसको टारगेट इसलिए किया गया होगा कि बानी पीटीआई ये समझते थे कि शायद फ़ौज की तरफ से उनके साथ कोई ज़्यादती की गई, क्योंकि बतौर जो इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है ना वो मोरा फ़ौज भी है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार है। बाकी मुल्क जितने भी मुल्क हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, मगर जब ये लोग साथ होते हैं पॉलिटिशियंस फ़ौज के, तब ये उनके लिए सब कुछ होती है। और जब ये थोड़े से अवे होते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, तो वो फ़ौज को फिर बाद में गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। जबकि ये फ़ौज मेरे ख़्याल में फ़ौज को उनका काम अगर हम करने दें तो शायद वो हमारे मामलात में इंटरवीन नहीं करेंगे, मगर जब हम फ़ौज को ख़ुद इन्वॉल्व करते हैं, उनको दावत देते हैं और उनको कहते हैं कि आप आएँ हमारी हेल्प करें, और हमारे मुखालिफ जो हैं उनको आप जो है ना वो रगड़ा लगाएं, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी वही कुछ हो रहा होता है। तो मैं नहीं समझता कि फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाती तौर पे किसी के साथ कोई जो है ना वो दुश्मनी होती है। हम खुद इनवाइट करते हैं बतौर पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़, कोई भी पार्टी हो सकती है, पीटीआई की बात नहीं हो रही स्पेशल। तो वो जब उनकी बारी ख़त्म होती है तो दूसरी बारी जो है ना वो। अच्छा, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई को 9 मई के अगर मिलिट्री ट्रायल जैसे फैज़ अमीर से कोई कनेक्शन मिल जाता है या कुछ शवाहिद सामने आ जाते हैं, तो क्या बानी पीटीआई को मिलिट्री कस्टडी में कर लिया जाएगा, या मिलिट्री जो है वो बानी पीटीआई की कस्टडी मांग लेगी? मेरा ख्याल है कि अगर कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि उनके पास है कोई, हम बातें सुनते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, हमें समझ है थोड़ी चीज़ों की कि जनरल फैज़ हमीद अगर मुबैना तौर पे वो कर रहे थे, मेरे पास एविडेंस नहीं है, अगर वो कर रहे थे तो ऑब्वियसली किसी के साथ मिलके कर रहे होंगे ना, तो वो किसी मोहल्ले के काउंसलर के साथ तो उनका रब्ता नहीं होगा, उनका रब्ता ऑब्वियसली किसी लीडर के साथ होगा, और लीडर ऑब्वियसली वो होगा जो उनके साथ एसोसिएट थे उस वक्त, जिनको वो समझते थे कि ये मेरे साथी हैं।
अगर वो ऐसी कोई सूरत हाल बन गई तो वो मेरे ख्याल में अटैच कर लेंगे इमरान खान साहब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहीं ना कहीं सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने को तस्लीम नहीं कर लिया इस फैसले के बाद। ये पहले भी ऐसे ही होता है। आपको पता होगा कि जब वो पेशावर वाले मामला थे उस वक्त इमरान खान साहब ने बाकायदा इसकी वो तहरीक चलाई थी कि ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ है उनको अगर मिलिट्री कस्टडी में हवाले भी किया जाता है, जो भी हो मिलिट्री कोर्ट्स अगर फैसले करती है उसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता। चैलेंज करना चाहिए इनको। अगर ये समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो उनको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। लास्ट में ये क्वेश्चन कि मुझे सुनने में आया था हमारे ज़राए के मुताबिक कि हसन नियाज़ी की जानिब से भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की थी ट्रायल के लिए, ये इन बातों में कितनी सदाकत? नहीं, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। वो बस बात हुई थी, वो ख़त्म हो गई। मैंने खुद ही रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। और उस वक्त हुआ ये था कि मैं ताज़ा प्राइम मिनिस्टर के केस में बतौर वकील पेश हो चुका था और शहबाज शरीफ साहब के केस में, तो उसमें मैंने ज़ाती तौर पे समझा कि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन है और वो इमरान खान साहब के भांजे हैं, तो मुझे खुद ही इससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पीटी की जानिब से जब आपको लॉयर किया गया आलिया हमज़ा की जानिब से, उन्होंने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, किस वजह से किया था? क्योंकि आप जो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके केस में पेश होते थे इस वजह से, लेकिन आप तो स्टेट की जानिब से पेश होते, तो किस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बस गया? उनका ख्याल था कि जो पहले जो ज़िम्मेदार थे FIA के, उनको अगर चेंज किया गया तो शायद किसी मिली भगत से किया गया होगा। मगर मैंने ये साबित किया है बाद में PTI के केसेस में, PTI के लीडरान की तरफ से पेश होके कि मैं वकील हूँ, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। अगर शहबाज शरीफ साहब के केस में पीयर हुआ था तो वहाँ पे भी जो कानूनी बात थी वो आप वहाँ पे कवर करते रहे, मैंने वही बात की है। अगर उस वक्त कोई झूठा केस बन सकता है, इस वक्त भी बन सकता है और बाद में भी बन सकता है। तो ये इल्ज़ाम जो मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे वो सिर्फ इस वजह से थे कि मैं शायद वो प्राइम मिनिस्टर के केस में अपीयर होता रहूँ, तो इस वजह से इमरान रियाज साहब और बाकी दोस्त करते रहे। मैं इमरान खान साहब के केस में भी जाता रहूँ और बाकी बहुत सारे PTI के लीडरान हैं जिनकी मैंने ज़मानतें वगैरह करवाई थी, तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की उस दिन कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो आप मुझे वकील ना रखें। मगर वो उनकी मेहरबानी है, वो आलिया हमज़ा साहबा जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जानते हैं, आपने प्रोफेशनली हमारे मामलात को देखा है, तो आप ही हमारे मामलात जो है ना। आपको तो स्टेट ने भी अप्रोच किया था बानी PTI के खिलाफ, जो रावलपिंडी में 9 मई का मुकदमात है, आपने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया उनके खिलाफ पेश होने में। बहुत सारे वकीलों को किया था, मुझे भी किया होगा, मगर ये कि वो मैंने, चूँकि मैं गैर अखलाकी है और ये अनएथिकल होता है, ये आपकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी आता है कि आप एक तरफ जो है ना वो स्टेट के साथ खड़े हैं उन्हीं केसेस में और दूसरी तरफ आके आप इधर खड़े हो जाएं। तो अगर अदरवाइज़ को केस होगा तो मुझे कोई मज़ायका नहीं है उस केस में वकील मुकर्रर होने में। ये बताएं, बानी PTI ने जब जमान पार्क में थे उन्होंने आपको बुलाया, दावत दी मिलने की, तो आपने वो रिफ्यूज़ क्यों की? वो मैं उस मामले को जो है ना वो पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा था। उस वक्त मैं एक अदारे की तरफ से बतौर वकील पेश हो रहा था और वो एक पार्टी के हेड थे जिनका उस इत्मीद ख़त्म हो गया हुआ था उस अदारे से। तो इस वजह से मैंने वो रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं किसी भी बंदे से या शहबाज शरीफ साहब से या इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात वो मुनासिब बात नहीं है उस टाइम पे। बहुत शुक्रिया सर।